नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, मेरा प्रतिपक्ष नाम का मराठी यूट्यूब चैनल है। वहां मैं हमेशा कुछ एक दो दिन के बाद हिंदी वीडियो डाल रहा था। उससे मेरे हिंदी दर्शक तैयार हुए और उनकी ही मांग पर मैंने अलग से हिंदी, सिर्फ हिंदी के लिए प्रतिवाद नाम का यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो भाऊ तोरसेकर यानी मेरे हिंदी वीडियो सुनना चाहते हैं, उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आज के मेरे नए सब्जेक्ट के पास आता हूं। हरियाणा में जिस ढंग से चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो आपको याद होगा, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल तो कांग्रेस का सरकार बना चुके थे। लेकिन जब तक क्रिकेट में जैसे बोला जाता है कि आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जाती, तब तक मैच खत्म नहीं हुआ। क्या बोला जाता है? आखिरी बॉल जब तक गिराया नहीं जाता, डाला नहीं जाता गेंद, तब तक मैच खत्म हुई, ये समझकर कुछ बातें करना गलत होता है। उसी ढंग से चुनाव की जो राजनीति होती है, उस राजनीति में जब तक नतीजे हो नहीं सामने आते, यानी कि मतगणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी कोई निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत होता है। बिल्कुल। मुझे याद है, शायद 10 साल पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजे आ रहे थे। रात देर तक गणना चल रही थी। नतीजे पूरे नहीं हुए थे। हाँ, आंकड़े जिस ढंग से ये आगे वो आगे ये चल रहा था। तो रात देर तक मैं वो नतीजे देख रहा था और सोया, तब तक वो नतीजे पूरे नहीं हुए थे। लेकिन एक बात साफ थी कि थोड़े फर्क से बीजेपी जीत गई है, बीजेपी ही सरकार बनाएंगी। और पूरे दिन भर, दोपहर से लेकर देर रात तक बीजेपी वाले लड्डू बांटते रहे। लेकिन सुबह उठकर देखा तो सब बाजी पलट गई थी। बीजेपी का बहुमत हाथ से निकल गया था और कांग्रेस बहुत एक या दो सीट से हिमाचल प्रदेश में बहुमत में आई थी। उनकी सरकार बनना तय था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि जब तक आखिरी मत गिना नहीं जाता और आखिरी नतीजा, अंतिम नतीजा सामने नहीं आता, तब तक किसी निष्कर्ष पर आना गलत होता है। लेकिन जब हरियाणा की मतगणना चल रही थी, तब मैंने एक बढ़िया मजाक देखा। वो उसकी उसका जिक्र खुद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल परसों महाराष्ट्र झारखंड का टाइम टेबल डिक्लेयर करते हुए भी किया, क्योंकि उनको सवाल पूछे गए। उन्होंने बोला कि सुबह 8 बजे से अगर मतगणना शुरू होने वाली है, तो पहला आंकड़ा डिक्लेयर करने के लिए भी कम से कम 8:30 बज जाते हैं। यानी पोस्टल बैलेट जो होते हैं, जो कर्मचारी चुनाव के ड्यूटी पर होते हैं, उनको पोस्टल वोट देने की, मतदान केंद्र पर आने की जरूरत नहीं होती। एक दो दिन पहले उनको वोटिंग का सहूलियत दी जाती है। वो वोट डालते, वो पोस्ट से आता है, उसकी गणना एक्चुअल ईवीएम के गणना से पहले हो जाती है। तो इसकी गणना होती है और पहले वो पोस्टल गिनती जो सामने आती है, वो हर चुनाव क्षेत्र की होती है। तो वही आंकड़े आए थे और 9:30 बजे तक एक भी ईवीएम का एक भी काउंटिंग राउंड पूरा नहीं हुआ था। यानी एक्चुअली मतगणना जिसको बोलते हैं, पहले दौर दूसरे दौर की गणना, उसका पहला दौर भी पूरा नहीं हुआ था। तो सारे के सारे चैनल पर कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें दिखाई जा रही थी, बीजेपी को कुछ 12-15 सीटें दिखाई जा रही थी और बाकी की पार्टी को 2-3 वगैरह सीटें दिखाई जा रही थी। यानी कांग्रेस बड़ी भारी बहुमत से हरियाणा की सत्ता में वापस लौट रही थी। ये सब चैनल का निष्कर्ष था और छाती ठोक कर बोल रहे थे, देखो ओपिनियन पोल बिल्कुल सही निकल रहा है, देखो एग्जिट पोल बिल्कुल सही निकल रहा है। लेकिन जैसे आहिस्ते आहिस्ते समय निकलता गया और 9:30 बजे के आसपास
पहले 2 या 3 राउंड का मतगणना का रिजल्ट चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया तो आंकड़े फटाफट बदलना शुरू हुए। राहुल गांधी जैसे 8,500 रुपए खटाखट 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 देने वाले थे, वैसे हरियाणा के चुनाव के नतीजे खटाखट 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 बदलना शुरू हो गया। फिर भी पहले 2-3 राउंड तक कांग्रेस ही आगे थी, लेकिन 70 वगैरह सीटों से आगे नहीं थी। कुछ 50 के आसपास थी और बीजेपी 25 वगैरह 25-30 के आसपास थी। तो मामला यहां तक आ जाता है कि ये क्या चल रहा है। और जब आगे आगे जैसी मतगणना बढ़ती गई तो कांग्रेस बिल्कुल पीछे हट गई और 10:30-11 बजे के बाद बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे पीछे, ऐसा मामला बन गया। और ये शाम तक चलता रहा, अंतिम निकाल आने तक बीजेपी बड़े अच्छे बहुमत से मानो 50 सीटों तक पहुंच गई और कांग्रेस 30 से 35 सीटों तक सिमट गई या सीमित हो गई। तो जब पहली बार पोस्टल वोटिंग के बाद पहला राउंड का भी मतगणना का आंकड़ा आ रहा था, तब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जो हमारे कार्यकर्ता यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता या एजेंट मतगणना केंद्र पर है, वो जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें तो 4-5-6 राउंड पूरे हो गए और चुनाव आयोग सिर्फ 2 या 3 राउंड या 4 राउंड के ही आंकड़े बता रहा है। तो चुनाव आयोग हर 2 घंटे में अपने वेबसाइट के आंकड़े डाल देता है। हर जगह से आने वाले आंकड़े 3-4 बार चेक करके फाइनल होने के बाद ही वेबसाइट पर डाले जाते हैं। लेकिन इनको जिस ढंग से ब्रेकिंग न्यूज आती है उस ढंग से कांग्रेस को चुनाव के नतीजे चाहिए थे, और अगर चुनाव आयोग उस ढंग से ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा था तो गड़बड़ हो गई। यानी कांग्रेस का मानना यह है वो जिस ढंग से चाहे उस ढंग से ही चुनाव चलना चाहिए, ना कि रूल के मुताबिक, ना कि कानून के मुताबिक, या ना कि उनकी अपनी जो चुनाव की पद्धतियां है उसके मुताबिक नहीं चलना चाहिए। जो कांग्रेस बोलेगी बस उस ढंग से चुनाव आयोग को चलना चाहिए, अगर नहीं चलेगा तो गड़बड़ी है। तो 2-3 राउंड का भी गणना मतगणना नहीं हुई थी, तब से जयराम रमेश ने रोना धोना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, शुरू हो गया कुछ तो गड़बड़ है। और ये चुनाव के पूरे नतीजे हो गए। अभी तो मैं बोल रहा हूं उसके पहले हरियाणा में सरकार भी बन गई है। अब देखिए, अगर गड़बड़ी हरियाणा में हो रही है तो वही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन ले रहा है, कर रहा है उसका अमल। अगर बीजेपी को कैसे भी गड़बड़ करके जीतना है तो कश्मीर में कम से कम 2-3 सीटें गड़बड़ करके बीजेपी जीत सकती थी। चुनाव आयोग अगर गड़बड़ करता है तो कश्मीर में भी बीजेपी को 2-3 सीटों पर जिता सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीत गई। तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर के बारे में शक नहीं, संशय नहीं ले रही है, लेकिन गड़बड़ डाउट कहां आ रहा है? हरियाणा। यानी हम हारते हैं तो डाउटफुल है, हम जीतते हैं तो बढ़िया चुनाव हो गया, फेयर है, फेयर हो गया। ये इनकी मानसिकता है। और इसीलिए एक बात हमें समझना जरूरी है कि ये सब क्या चल रहा है। और ये यहां तक नहीं रुका, देश की जो हर एक इंस्टीट्यूशन है, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो और कोई जांच एजेंसी हो, हर कोई गड़बड़ कर रही है। और मोदी का केंद्र सरकार है तो हर कोई एजेंसी मोदी को जिताने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और उस पर सवाल पूछे गए तो जो चुनाव आयोग है या सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, उस पर भी डाउट लिया जाता है। अब देखिए, मैं वही तो बात आज बताने वाला हूं। जो
आज के सर्वन्यायाधीश है धनंजय चंद्रचूड़, वो अगले महीने 8 तारीख या 10 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह संजीव खन्ना नाम के जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो इन दोनों के सामने अभी अभी 2 याचिकाएं लाई गई, और याचिकाएं क्या थी कि भाई बड़ी गड़बड़ चुनाव में हो गई है, बड़ी गड़बड़ चुनाव में हो गई है। तो एक तो ये था कि हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ हो गई है, किसी क्या बोलते हैं, किसी ईवीएम में इतनी बैटरी बची है, इसमें ज्यादा बैटरी बची है, तो इसमें ज्यादा बैटरी क्यों बची है, इसकी बैटरी कम क्यों हो गई। अरे वोटों का मामला है भैया, तो वोटों के आंकड़े देखो, ना कि बैटरी के आंकड़े देखो। लेकिन समझाए कौन, समझाए कौन? जिनको समझना ही नहीं है उनको समझाना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। और इसलिए जो दबे आवाज में चर्चाएं चल रही थी, आरोप चल रहे थे, कोई मिश्रा नाम के वकील वही याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का जो खंडपीठ है, बेंच है, उसके सामने उन्होंने अपनी याचिका सामने रखी और बोले जल्दी से जल्दी इस पर से चर्चा शुरू करो, इसको उसको दायर करके ले लो। और हरियाणा में जो बीजेपी को बहुमत मिला है और उनकी सरकार बन रही है, उस सरकार बनाने पर रोक लगा दो। यानी नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के पहले से मुख्यमंत्री है और दूसरी बार उनको अवसर दिया गया है, उनका सरकार बनने वाला था, तो उसका शपथ समारोह रोकने के लिए उस पर स्टे ऑर्डर देने की डिमांड इस याचिका में की गई थी। तो चीफ जस्टिस सर न्यायाधीश भड़के और बोले कि आपने मजाक बना रखा है कि हम सब काम काम छोड़कर आप जो याचिकाएं ले लेंगे उस पर चर्चा करेंगे। भड़क गए, उन्होंने वो याचिका खारिज की। आज के आज उस पर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, ना कि दायर की जाएगी। आप रूटीन से यह याचिका लेकर आओ, फिर देखेंगे क्या करना है, आराम से अलग से उसकी सुनवाई होगी। लेकिन आज उसको खारिज किया गया। दूसरी बात, संजीव खन्ना जो अगले सरन्यायाधीश बनने वाले हैं, उनके सामने ऐसी एक याचिका लाई गई। याचिका क्या है कि जो जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ और कांग्रेस और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका गठबंधन जीत गया, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उस विधानसभा में केंद्र सरकार 5 एमएलए अपॉइंट कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। ऐसा कुछ चल रहा है, उसका कुछ निकला है, तो उस पर भी रोक लगा दो। और उस रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच पर। वो भी गुस्से में आ गए, उन्होंने भी उस याचिकाकर्ता को निकाल दिया, जाओ रूटीन में आ जाओ, समय रहेगा तब रूटीन में लाइन में आएगा, नंबर में आएगा, तब आपकी याचिका सुनी जाएगी, उस पर सुनवाई होगी। अब ये दोनों याचिकाएं किस आधार पर की है? आधार तो कुछ नहीं, आधार तो कुछ नहीं, बस हम बोलते हैं। वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग है ना, शायद कूली या और कुछ, मुझे याद नहीं आता। तो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से ही शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस आजकल खुद को इसी ढंग से सोचती है और मानती है। दूसरी याचिका जो संजीव खन्ना के बेंच के सामने आ गई, वो अभिषेक मनु सिंघवी ने लाई थी, जो खुद कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी है। और उनका कहना था अगर आज ये रोका नहीं गया तो शायद जो सरकार उमर अब्दुल्ला की बनी है वहां का 5 नियुक्त अगर एमएलए आते हैं तो वहां का बहुमत का गणित बदल जाएगा। इसलिए ये 5 विधायक नियुक्त करने के जो प्रयास चल रहा है उसको रोक दिया जाए, उस पर स्टे लाया जाए। तो एक बात हमको समझनी चाहिए
महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ था आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ। हर बार जब विधानसभा या लोकसभा में कुछ हो जाता है तो दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। हम लोगों की वोटों से राजनीति करेंगे, चुनाव जीतकर राजनीति करेंगे, इस पर कांग्रेस का भरोसा नहीं रहा है। लोकतंत्र धोखे में है, लेकिन धोखे में किसने लाया है? अगर आप लोकतंत्र की जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं है, उस पर ही लोगों का जो भरोसा है वो उड़ाते रहे तो अपने आप लोकतंत्र धोखे में आ जाता है। लोग कानून पर भरोसा करते, लोग पुलिस थाने में जाते, लोग वोट देने जाते, लोग सरकार की कुछ योजना का फायदा उठाने के लिए सरकार की दफ्तर में चले जाते हैं, तो लोग सरकार पर, उस योजना पर, सरकार की दफ्तर पर भरोसा करते हैं। अगर भरोसा नहीं होगा तो लोग उधर जाएंगे ही नहीं। अगर आपका चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, जैसे कि नक्सलियों का भरोसा नहीं है, जिहादियों का भरोसा नहीं है, वो इस देश की जो सिस्टम है उस पर भरोसा नहीं करते, संविधान पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो हाथ में बंदूक उठाकर इस सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हैं, जिहादियों या नक्सलियों, तो उससे कांग्रेस कहां अलग बैठी है? आप चुनाव से जीत हासिल नहीं कर सकते तो आप कोर्ट में चले जाते हो और कोर्ट को बोलते इसको खारिज करो, उसको खारिज करो। अगर चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना घोषित करता है, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, एकनाथ शिंदे के लिए जो आदेश दिया है वो खारिज करो। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जाओ, इसके लिए पहले विधानसभा सभापति के पास जाना पड़ेगा, ये सभापति के जाने के पहले ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब संजीव खन्ना ने भी क्या बोला है कि आपको अगर 5 विधानसभा सदस्य नियुक्त करने पर आक्षेप है तो आप पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में चले जाओ। नहीं, हाईकोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो तरीका है कोर्ट की माध्यम से राजनीति चलाने की, जो कांग्रेस की या बीजेपी विरोधी दलों की कोशिश है, उसको आखिर उससे कोर्ट भी तंग आ चुकी है, तंग आ चुकी है। इसलिए केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, हर बिगर बीजेपी पार्टी को कोर्ट में जाने की सहूलियत है, लेकिन कोर्ट भी इनसे तंग आ चुकी है, इसलिए कोर्ट ने भी इनको हकाल दिया। चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ इतने गुस्से में थे कि उनको दिखाई दे रहा था तो कोर्ट की सिस्टम का मजाक उड़ा रहे। कोर्ट जिस ढंग से चलती है उसका इन लोगों ने अपनी राजनीतिक मतलब के लिए मजाक बना रखा है, तो इसलिए कोर्ट भी गुस्से में आ गई है। आज के जो सुप्रीम कोर्ट जज है वो और आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो दोनों दोनों आज के और भविष्य के जो सर न्यायाधीश है वो गुस्से में आ गए, तो अब उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि चुनाव की राजनीति चुनाव के अखाड़े में, चुनाव के मैदान में खेली जाएगी। राजनीति की लड़ाई राजनीति के मैदान में होगी, ना कि कोर्ट कचहरी से होगी। कोर्ट कचहरी से राजनीति खेलने का रास्ता बंद करने के लिए अब कोर्ट भी बाध्य हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।